हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जेईई मेन सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जनवरी 2024 के मॉर्निंग शिफ्ट के फिजिक्स पेपर को। शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म विथ एपेक्स एंगल ए इज cot a by 2, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज। देखिए, हमें एक प्रिज्म गिवन है और उस प्रिज्म के लिए मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया है cot a by 2, और हमें यह बताना है कि उस प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि वो कौन सी रिलेशनशिप है जिससे हम एक प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को रिलेट कर पाए, तो आपका क्या जवाब होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। यहां पर ए होता है हमारा एंगल ऑफ द प्रिज्म, जिसे हम रिफ्लेक्टिंग एंगल भी कहते हैं या फिर एपेक्स एंगल भी कहते हैं। डेल्टा एम हमारा होता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंड यहां पर म्यू हमारी प्रिज्म की होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस रिलेशन से हम एक प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन को रिलेट कर सकते हैं। यहां पर हमें बोला है कि प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है cot a by 2, तो मुझे म्यू की जगह में क्या लिख देना चाहिए, cot a by 2 लिख देना चाहिए। अच्छा, हम ये भी जानते हैं cot थीटा होता है cos थीटा बाय sin थीटा। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं cot a by 2 को क्या लिख सकते हैं, तो cot a by 2 को सिमिलर वे में हम लिख सकते हैं cos a by 2 डिवाइडेड बाय sin a by 2, विच इज इक्वल टू sin a प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। सो नाउ साइन ए बाई 2 साइन ए बाई 2 आपस में कैंसिल हो गए दोनों साइड्स के डिनोमिनेटर से। अब नाउ यहां पर कॉस फंक्शन है, यहां पर साइन फंक्शन है, तो मुझे काम करना चाहिए। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, या तो दोनों साइड में साइन मेंटेन कर दूं या तो दोनों साइड में कॉस मेंटेन कर दूं। उससे क्या होगा, जो एंगल होंगे वो सेम हो जाएंगे, है ना, और उससे मैं डेफिनेटली डेल्टा एम तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए काम करते अपन कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका एकदम सिंपल है। कॉस ए बाई 2 को मैं लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2। देखिए, पाई बाई 2 रेडियन का मतलब होता है 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये बिल्कुल आपको ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इज बेसिकली कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली कॉस ए बाई 2 को मैं साइन पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख सकता हूं, जिसकी वैल्यू इक्वल है किसके, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 के। अब आप देखिए, दोनों साइड सेम फंक्शन है, दोनों साइड साइन फंक्शन है और दोनों इक्वल भी हैं। इसका यह मतलब रहा कि दोनों साइड में जो एंगल है वो भी सेम होने चाहिए, और उस बेसिस पे मैं बिल्कुल कह सकता हूं पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 कैंसिल कर दिया मैंने दोनों साइड से। फाइनली पाई माइनस ए, इस ए को मैं एलएचएस में ले लूंगा तो माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम हो जाएगा। सो फाइनली डेल्टा एम की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस 2a। पाई रेडियन बेसिकली 180 डिग्री होता है, सो 180 डिग्री माइनस 2a भी लिखा जा सकता है। सो अगर मैं चेक करूं तो डेल्टा एम की वैल्यू 180 माइनस 2a, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज प्लेस्ड ऑन अ डिस्क, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द डिस्क इज म्यू। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क इज r, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी विच कैन बी गिवन टू द डिस्क so that the coin does not slip away is। all right, मैं आपको समझाता हूं। एक डिस्क है और उस डिस्क को हम रोटेट कर रहे हैं विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सपोज इस डिस्क के सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पे एक कॉइन को रख दिया गया है, स्मॉल आर की दूरी पे कॉइन को रख दिया है, और जैसे ही हमारी डिस्क घूमना चालू की, डिस्क के साथ साथ हमारी कॉइन भी सर्कुलेट होना चालू करेगी। एंड ऑब्वियस बात है कि जब डिस्क घूमेगी तो डिस्क पे रखा हुआ कॉइन भी साथ साथ घूमेगा। तो कह रहा है कि इस डिस्क की मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कितनी मेंटेन कर सकते हैं सच दैट ये स्लिप ना हो। तो यहां पर मेरा आपके सामने एक सवाल,
अगर डिस्क के घूमने के साथ कॉइन सर्कुलेट हो रही है तो सर्कुलेट होने के लिए हमें कौन सी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है? देन द आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी को सर्कुलेट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसका डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो ऑब्वियस बात है कि इस कॉइन को भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब सवाल यह है कि इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? किस पर्टिकुलर फोर्स के थ्रू इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने को मौका मिलेगा? देन द आंसर विल बी फ्रिक्शन। हम जानते हैं कि यहां पर डिस्क एंड कॉइन के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें गिवन है। तो अगर डिस्क एंड कॉइन के बीच में फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन से ही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स का डेवलपमेंट होगा और फ्रिक्शन उसे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करके सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए हेल्प करेगा। तो यहां पर हमें पूछा गया कि मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सो फॉर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी मैक्सिमम, क्योंकि अगर आपको ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू मेंटेन करवानी है सच दैट वो स्लिप ना हो, इसका ये मतलब है कि हमको फ्रिक्शन की भी यहां पर मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लेनी चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि डिस्क एंड कॉइन के बीच में कोई मोशन नहीं आना चाहिए, डिस्क के साथ साथ कॉइन की भी मूवमेंट होनी चाहिए, और इसलिए यहां पर हम एफ लिमिटिंग की मदद लेंगे। एफ लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है म्यू इनटू एन। नाउ यहां पर क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्क है तो इस पे लगने वाला नॉर्मल फोर्स ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स mg के बराबर होना चाहिए, जहां पर स्मॉल m को मैं मास ऑफ द कॉइन लेकर के चल रहा हूं। सो नाउ यही जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है क्या प्रोड्यूस करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोड्यूस करेगी, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा हम ओमेगा मैक्स हो जाएगा, ये हमारी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, आर हमारे कॉइन के सर्कल के रेडियस की वैल्यू हो जाएगी, एम मास ऑफ द कॉइन हो जाएगी, विच विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एन, एंड नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ऑब्वियसली इस केस में mg के बराबर है। m एंड m दोनों साइड से कैंसिल हो गए, सो फाइनली ओमेगा मैक्स की अगर मैं बात करूं इट विल बी इक्वल टू म्यू जी अपॉन आर डिवाइड होकर के मुझे रूट ले लेना चाहिए। सो आंसर अंडर रूट म्यू जी बाय आर होगा। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स where alpha and beta are constants. The relation between acceleration a and velocity v is a very important question। मैं समझाता हूं आपको, हल्का ट्रिकी है, आपको बड़े ध्यान से सुनना है, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख पाएंगे। हमें बोला है कि एक बॉडी की मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है सच दैट कि टाइम एंड डिस्टेंस के बीच में रिलेशन है t इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। तो हमें बताना है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन रहा होगा। तो देखिए, क्योंकि मुझे यहां पर t दिया हुआ है एज ए फंक्शन ऑफ x, एक काम करता हूं मैं t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। हालांकि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से मिलता है, बट क्योंकि यहां पर हमें x एज ए फंक्शन ऑफ t नहीं दिया है, हमें t एज ए फंक्शन ऑफ x गिवन है, इसीलिए काम करते हैं यहां पर मैं एक प्रॉपर्टी को यूज करूंगा डिफरेंशिएशन की। क्या प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी? यहां पर एक काम करते हैं, मैं t को डिफरेंशिएट करता हूं x के रेस्पेक्ट में, उल्टा काम कर रहे हैं हम यहां पर। दिस विल बी इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। ठीक, मैंने दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हुआ है। नाउ प्रॉपर्टी ये है कि dt बाई डी एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 बाई वी, है ना। यहां पर आपको एक बात क्या समझनी है कि अगर आपको dx बाई dt निकालनी है देन दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन dt बाई dx। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर मेरे पास dt बाई dx है, इसको मैं 1 अपॉन dx बाई dt लिख सकता हूं, एंड इसलिए इसको मैं 1 बाई वी लिख सकता हूं, विच विल बी इक्वल टू। नाउ अब अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स को डिफरेंशिएट करना है। अल्फा एक्स स्क्वायर के लिए अल्फा कांस्टेंट तो बाहर, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, प्लस बीटा कांस्टेंट बाहर, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। तो फाइनली मुझे मिल गया 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अगर मुझे v की वैल्यू चाहिए तो v कितनी हो जाएगी? मुझे रेसिप्रोकल ले लेना चाहिए। सो इट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा।
तो फाइनली मुझे v तो मिल गया। अब मुझे किसके किसके बीच में रिलेशन चाहिए, मुझे चाहिए v एंड a के बीच में, तो मुझे अब v की मदद से a निकाल लेना चाहिए। तो v की मदद से a निकालने के हमारे पास टोटल दो फॉर्मूले हैं और मैं उन दोनों ही फॉर्मूले का डिस्कशन आप लोग के साथ करना चाहता हूं। पहला है कि a की वैल्यू होती है dv बाई dt एंड ऑल्सो a की वैल्यू v dv बाई dx भी होती है। तो अब सवाल यह है कि a एंड v को रिलेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन की मदद लेनी चाहिए या फिर a इक्वल टू v dv बाई dx करना चाहिए। बस आपको इतना सोचना है। क्या आप सोच पा रहे हैं? आप सोचिए कि मुझे a की वैल्यू को dv बाई dt के इक्वेट करना चाहिए या फिर a की वैल्यू को v dv बाई dx के इक्वेट करना चाहिए। आंसर होगा मुझे a की वैल्यू को v dv बाई dx से रिलेट करना चाहिए, क्योंकि यहां पर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x मालूम है। इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी अब टाइम का जिक्र रहा नहीं। इस एक्सप्रेशन में कहीं पे भी टाइम क्योंकि नहीं है, इसीलिए मुझे a की वैल्यू को निकालने के लिए a को v dv बाई dx के साथ इक्वेट करना चाहिए और इस हिसाब से मैं लिख सकता हूं इंप्लाइज दैट a इक्वल टू, तो v की जो भी वैल्यू है 1/2 अल्फा x प्लस बीटा इनटू डिफरेंशिएट करना है मुझे v को x के रेस्पेक्ट में, तो v की वैल्यू अगेन मैं लिख सकता हूं 2 अल्फा x प्लस बीटा टू द पावर -1, है ना। 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को मैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -1 भी लिख सकता हूं। नाउ अब डिफरेंशिएट करते हैं। सो नाउ 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा तो मेरा पहले ही बाहर था। अब मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू द पावर n-1, तो इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1 दैट इज -2, है ना। x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx टू दी पावर n-1, सो वैसे ही 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1 के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी -1 इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1। अब चेन रूल के हिसाब से इंटू 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा को डिफरेंशिएट करना बाकी है, सो 2 अल्फा एक्स के डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा, कांस्टेंट के कारण बाहर, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, बीटा कांस्टेंट है जिसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाइनली इतना मुझे मिल गया। सो फाइनली इसे मैं लिख सकता हूं -2 अल्फा इंटू 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर 3, यस और नो। ये जो फैक्टर था 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू द पावर -2, इसको लिख सकता हूं 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर 2, और यहां पर ऑलरेडी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा था, तो अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो पावर यहां पर 3 आ सकता है। नाउ इसे मैं लिख सकता हूं -2 अल्फा, और अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू v के इक्वल है, और इसलिए v का पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v का पावर 3, और यही वो रिलेशन है जो a एंड v के बीच में रहेगा। सो फाइनली मैं कह सकता हूं कि a की वैल्यू हो जाएगी -2 अल्फा v क्यूब। ऑप्शन 1 ही करेक्ट दिख रहा है, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है द पैरामीटर दैट रिमेन्स द सेम फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर इज। कहता है कि इनमें से वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो हर एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए सेम रहेगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है मास, तीसरा है स्पीड, चौथा है मोमेंटम। ऑब्वियसली ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। किसी भी गैस के मॉलिक्यूल के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और फॉर्मूला क्या मैं आपको बता दूं, किसी भी गैस मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है K इक्वल टू 3/2 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K सब्सक्रिप्ट B इंटू टेम्परेचर T। किसी भी मॉलिक्यूल का, भले वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो, हीलियम का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का हो, किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2 Kb दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर। यहां पर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। टेम्परेचर डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी, ट्रिपल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो मास ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, या फिर नेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। तो बोलता है कि सेम होना चाहिए था कौन सा पैरामीटर,
हर एक गैस के मॉलिक्यूल के लिए एट अ गिवन टेम्परेचर, ऑब्वियसली ऑप्शन 1 करेक्ट है। अलग अलग मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं, तो अलग अलग गैस मॉलिक्यूल के मास की वैल्यू सेम कैसे होगी, अलग अलग होगी। स्पीड की बात करें, स्पीड की वैल्यू मास ऑफ द मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता दूं, वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसी भी गैस मॉलिक्यूल का होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास। एम नॉट को हम यहां पर मॉलिक्यूलर मास कह रहे हैं, और जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा उस मॉलिक्यूल के या उस गैस के मॉलिक्यूल के आरएमएस स्पीड की वैल्यू ज्यादा होगी। जितना छोटा मॉलिक्यूलर मास उतनी ज्यादा स्पीड फॉर अ गिवन टेम्परेचर। तो अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा आरएमएस स्पीड कौन से गैस मॉलिक्यूल की होगी, देन द आंसर विल बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा सबसे लाइट गैस है, सबसे लाइट मॉलिक्यूल होता है उसका, जिसका मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम होता है। और इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन गैस के लिए मॉलिक्यूलर मास सबसे छोटा है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम, जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में 16 टाइम्स ज्यादा हैवी है, और इसीलिए उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स ज्यादा कम होगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं 16 टाइम्स यहां पर देख पा रहा हूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास या ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू को एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो यहां पर ऑब्वियसली क्योंकि 16 टाइम्स ज्यादा हैवी है कौन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, इसके लिए 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, मतलब हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जो स्पीड होगी वो 4 टाइम्स कम है, 4 टाइम्स रिड्यूस्ड वैल्यू के साथ आएगी एट अ गिवन टेम्परेचर, और इसीलिए स्पीड भी अलग अलग होगी। तो ये भी नहीं हो सकता। जहां तक मोमेंटम का सवाल है, भैया अगर मास अलग अलग है, अलग अलग गैस की स्पीड अलग है, अलग अलग गैस की, तो मोमेंटम भी अलग अलग हो सकता है, और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मोमेंटम भी अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, और इसीलिए आंसर होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। आपको मैंने सारी बातें समझा दी हैं। अगर आपको मोमेंटम लिखना ही है तो मोमेंटम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अंडर रूट 3 kB/T अपॉन मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल भी लिख सकता हूं। और अगर मैं बात करूं मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू आरएमएस स्पीड। अब देखो तो, अच्छा ये आया कैसे मैं बता दूं, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं अंडर रूट 3 RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास को मैं लिख सकता हूं एवोगाड्रो नंबर इनटू मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रो नंबर को ही हम कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो 3 इंटू आर बाय एवोगाड्रो नंबर को लिख सकता हूं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर अपनी जगह पर है, मास ऑफ मॉलिक्यूल भी अपनी जगह पर है, परफेक्ट। अब मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं m इंटू अंडर रूट 3 kB/T अपॉन m, रूट m कैंसिल करूं तो फाइनली क्या मिलेगा, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ m इंटू kBT इंटू t। सो एट अ गिवन टेम्परेचर अलग अलग गैस की क्योंकि मास की वैल्यू मॉलिक्यूल की अलग अलग होगी, तो इसीलिए मोमेंटम की वैल्यू भी अलग अलग होगी, और इसीलिए मोमेंटम भी इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं हो सकता। आंसर परफेक्टली काइनेटिक एनर्जी है। मैंने ये सारे पहलुओं पे इसलिए बात की, आप जब एग्जाम देंगे तो हो सकता है कि इनमें से किसी अदर क्वांटिटी को लेकर के सवाल पूछा जाए, तो आपको सारी जानकारियां पता होनी चाहिए, जो आपको काफी हेल्प करेगा। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ऑलराइट, the stopping potential is 8V. When the same surface is illuminated by light of wavelength 3 lambda, stopping potential is 2V. The threshold wavelength for this surface is, ये जो क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है, एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है h न्यू इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये इक्वेशन जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। यहां पर h न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी होती है, W नॉट जो यहां पे देख रहे हैं आप, इसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन, विच इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू गेट रिमूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मेटल, जो भी हमको यहां पर बोला गया है। एंड यहां पर E होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V सबस्क्रिप्ट S होता है, यहां पे VS होता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको ये इक्वेशन बिल्कुल पता होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी को हम स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ भी कह सकते हैं, और इसीलिए मैं इसको लिख सकता हूं hc अपॉन लैम्डा इक्वल टू वर्क फंक्शन हो जाता है
एच सी अपॉन लेमडा नॉट, जहां पर लेमडा नॉट को ही हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू हो गई लेमडा नॉट प्लस ई इंटू वी एस। अब मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग सिचुएशंस के लिए इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो चलिए पहले सिचुएशन के लिए प्रॉब्लम को पहले या इक्वेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं। तो नाउ पहले कंडीशन में हमारी वेवलेंथ थी लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल थी 8v। चलिए तो क्या लिख सकता हूं मैं लिख सकता हूं एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा नॉट मुझे निकालना है प्लस ई इंटू 8v। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक, सेकेंड कंडीशन में क्या थी, सेम सरफेस थी, और क्योंकि सरफेस सेम थी तो सेम सरफेस के लिए वर्क फंक्शन अभी भी सेम रहेगा। इसका मतलब आरएचएस का जो पहला टर्म है इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लेकिन जो फोटोन को इंसिडेंट किया गया था उसकी वेवलेंथ 3 लैम्डा थी, और इसीलिए अब मेरी हो जाएगी ये एच सी अपॉन 3 लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट सेम टू सेम प्लस ई इंटू, और अभी जो मेरा न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो 2v है, तो यहां पर मुझे 2v मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। मुझे बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो जब मैं ऑप्शंस चेक करता हूं तो ऑप्शन में मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लैम्डा के टर्म्स में दिया हुआ है ना, हमको यहां पर जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी है वो लैम्डा के टर्म्स में निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन में मुझको लैम्डा नॉट की रिक्वायरमेंट है, लैम्डा के टर्म्स में मुझे आंसर देना है। तो ये v क्या कर रहा है, यहां पर v को हटा देना पड़ेगा मुझे, फिर मुझे v को हटा देना चाहिए क्योंकि मुझे आंसर अल्टीमेटली लैम्डा के टर्म्स में देना है। तो v का क्या काम है, तो v को हटाने के लिए क्या करते हैं आप, या तो एलिमिनेट कर दो या तो सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको जैसा करना है कर दो। एक काम करता हूं, यहां पर 8v था और यहां पर 2v है, तो 2v को 8v बना देता हूं और फिर मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बहुत इजीली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई करता हूं ताकि 2v का कन्वर्जन 8v में हो जाए। तो 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट 4 एच सी अपॉन 3 लैम्डा इक्वल टू 4 एच सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस ई इंटू 8v। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। मैंने इक्वेशन नंबर 2 में दोनों साइड 4 मल्टीप्लाई किया। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं। इक्वेशन 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करता हूं, जिससे क्या होगा e इंटू 8v दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गए। अब देखिए मुझे एलएचएस में क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है एच सी अपॉन लेमडा माइनस 4 एच सी अपॉन 3 लेमडा विच इज इक्वल टू, अब मुझे आरएचएस में मिलने वाला है एच सी बाई लेमडा नॉट माइनस 4 एच सी बाई लेमडा नॉट। मैं देखूं तो एच सी दोनों साइड में कॉमन थे और कॉमन लेके मैंने सब कैंसिल कर दिया। अब मेरे पास एलएचएस में क्या बचा, 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय 3 लेमडा, एलसीएम कितना हो जाएगा, इट विल बी 3 लेमडा, यहां पर आ जाएगा हमारा 3, यहां पर आ जाएगा -4। देख लीजिए लेमडा 3 लेमडा का एलसीएम 3 लेमडा हो गया। लेमडा को 3 लेमडा करने के लिए 3 नीचे मल्टीप्लाई किया तो 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया, और यहां पर 3 लेमडा सेम मेंटेन्ड है तो 4 की जगह में 4 रह गया इक्वल टू। नाउ इन दोनों में मैं देखूं तो लेमडा नॉट ही एलसीएम रहेगा, तो 1 माइनस 4 दिख रहा है मुझको, सो -3 अपॉन लेमडा नॉट आ गया। सो नाउ 3 माइनस 4 इज -1 एंड ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 1 बचा। तो नाउ अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सो लेमडा नॉट इंटू 1 इज लेमडा नॉट इक्वल टू 3 इंटू 3 लेमडा इज 9 लेमडा, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 9 लेमडा होना चाहिए। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। देखिए यहां पर मैंने एलिमिनेट किया, आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे। आपको प्रॉब्लम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या तरीका यूज करना है आप पे डिपेंडेंट है। आपको जैसा समझ में आता है आप उस तरह से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, आपको अल्टीमेटली आंसर सेम मिलेगा। आपको जैसा लगता है कि आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा इक्वेशंस को सॉल्व करना, आप उस वे में आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to a magnetic field of 5000 Tesla. When the field is changed to 3000 Tesla in 2 seconds, an induced EMF of 22 volt is produced in the coil. If the diameter of the coil is 0.02 meter, then the number of turns in the coil is, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फैराडे लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई चैप्टर से बिलोंग करता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, अगर आप किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तब उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होती है और इसी लॉ को हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको क्या करना है, किसी भी क्लोज्ड कॉइल से ईएमएफ इंड्यूस करवाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलना होता है। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलते हैं जो कि किसी कॉइल से लिंक हो रही हो, तब उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। एंड फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एन इंटू डी फाइव बी बाई डी टी, जहां पर फाइव सब्सक्रिप्ट बी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है। यहां पर माइनस एन बेसिकली यूज करने के कारण होता है कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो उस कॉज को अपोज करती है जिस कॉज के कारण ईएमएफ का इंडक्शन हुआ था। एक्चुअली अगर आपको फ्लक्स बदलना है तो आप फ्लक्स को टोटल दो तरीकों से बदल सकते हो, या तो आपको फ्लक्स बढ़ाना है या तो फिर आपको कम करना है। तो अगर आप फ्लक्स को बढ़ाते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी, अगर आप फ्लक्स को कम करते हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगी। और क्योंकि यहां पर हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ कॉज को अपोज करता है, इसलिए यहां पर एक माइनस साइन को लगाया जाता है। और ये माइनस साइन को लगाने के पीछे का जो कारण है उस लॉ को, मतलब जो भी लॉ है उस पे बेस्ड, उस लॉ को हम लेंस लॉ कहते हैं, है ना। तो माइनस साइन को लेकर के वरीड मत रहिए, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के पोलैरिटी या फिर इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है। खैर, नाउ इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, E इक्वल टू माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन T2 माइनस T1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, हमें बताया गया 22 वोल्ट है, तो यहां पे मैं 22 लिख देता हूं, माइनस अपनी जगह पर रहने दो, नंबर ऑफ टर्न्स हमें बताना है। नाउ फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए तो मैग्नेटिक फ्लक्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो बाद की फील्ड को मैं B2 मान लेता हूं, एरिया मेरा A रहने दो। पहले के फ्लक्स के लिए मुझे पहले के फील्ड को पहले के एरिया से मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 अपनी जगह पर है। और जहां तक एरिया का सवाल है, एरिया में कोई बदलाव नहीं किया गया। देखिए, हमारा जो कॉइल था उस कॉइल का डायमीटर फिक्स है, कॉइल के एरिया में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो बदलाव आया है वो मैग्नेटिक फील्ड में आया है। पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 5000 टेस्ला थी, बाद में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी 3000 टेस्ला। तो जो भी परिवर्तन है वो मैग्नेटिक फील्ड का है और फील्ड में बदलाव आने के कारण फ्लक्स बदला, बट फ्लक्स को बदलने के लिए एरिया को नहीं बदला गया और इसीलिए दोनों केसेस में एरिया की वैल्यू सेम टू सेम मेंटेन की है मैंने, है ना। नाउ इंप्लाइज दैट 22 इक्वल टू माइनस एन सो नाउ इक्वल्स टू माइनस एन। एरिया को कॉमन ले लेता हूं और क्योंकि कॉइल का शेप जनरली सर्कुलर ही होता है तो सर्कुलर या फिर हम जो डायमीटर गिवन है तो ऑब्वियसली समझ में आ रहा है कि डायमीटर किसी सर्कल की रहेगी और डेफिनेटली यहां पर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो एरिया में दोनों से कॉमन ले लेता हूं, तो पाई की एरिया की वैल्यू में पुट करता हूं पाई आर स्क्वायर। तो अगर डायमीटर 0.02 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी, हाफ ऑफ डायमीटर, दैट विल बी इक्वल टू 0.01 मीटर, that is 10 to the power minus 2 मीटर। सो पाई आर स्क्वायर करना है तो 10 to the power minus 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 4। तो ये मेरे एरिया की वैल्यू हो गई। ना फाइनल फील्ड थी मेरी 3000 टेस्ला, इनिशियल फील्ड थी मेरी 5000 टेस्ला। तो 3000 माइनस 5000 करूंगा तो कितना आ जाएगा, इट विल बी माइनस 2000 टेस्ला। परफेक्ट, डिवाइडेड बाय, और ये बदलाव करने का जो समय था उस समय हमें 2 सेकेंड दिया हुआ है तो यहां पर मुझे 2 पुट कर देना चाहिए। सो नाउ इंप्लाइज दैट माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए दोनों साइड से। सो नाउ 22 इक्वल टू एन निकालना है, पाई को मैं लिख सकता हूं 22/7 इंटू 2000 बाई 2 को लिख सकता हूं 1000, 10 to the power 4, 10 to the power minus 4 इंटू 1000 becomes 10 to the power minus 1। सो यहां पर 22 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। सो 1 इक्वल टू n अपॉन 10 to the power minus 1, नीचे आके 10 हो जाएगा जो कि 70 बन जाएगा। सो फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू हो जाएगी n 1 इंटू 70, दैट इज 70। सो 70 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। उस कॉइल में डेफिनेटली 70 टर्न्स रहे होंगे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी of a closed organ pipe is equal to the first overtone frequency of an open organ pipe if length of the
ओपन पाइप इज 60 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड पाइप विल बी। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर साउंड से बिलोंग करता है क्लास 11th के, और मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एक ओपन ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन के साथ मैच हो रही है, तब अगर ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ 60 सेंटीमीटर है तो क्लोज्ड पाइप की लेंथ कितनी होगी। देखिए आगे हम बात करते हैं क्लोज्ड पाइप की। क्लोज्ड पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला होता है V/4L, जहां पर F हो गई उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, V होती है स्पीड ऑफ साउंड इन द ऑर्गन पाइप, एंड L हमारे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ होती है। इस फॉर्मूले की मदद से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। अगर आप एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में एक साउंड की वेव भेजते हैं, तब ट्रांसमिटेड वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव आपस में इंटरफेरेंस करते हैं, एंड इंटरफेरेंस के दौरान वहां पर एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का डेवलपमेंट होता है, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में वहां पर स्टैंडिंग वेव की डेवलपमेंट होती है। और उसी स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के लिए जो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को निकालने का फॉर्मूला होता है V/4L। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात हुई। अब क्या कहा गया है कि एक ओपन ऑर्गन पाइप भी है, और उस ओपन ऑर्गन पाइप की जो फर्स्ट ओवरटोन है वो इसके साथ मैच होती है। तो चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है। फर्स्ट ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का सेकेंड हार्मोनिक होता है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। देखिए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है V/2L, और यहां पर लेंथ को मैं L' मान लेता हूं। V होती है हमारी स्पीड ऑफ साउंड, L' को मैंने यहां पर ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ मानी हुई है, एंड ओपन ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा किसमें, ओपन ऑर्गन पाइप में, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है V/2L'। और यहां पर बात किया गया फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, जो कि इसका सेकेंड हार्मोनिक होता है, मतलब ट्वाइस होता है। और इससे मिलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ सेम है, ऐसा कह रहा है। मतलब दोनों के लिए जो वैल्यू जाएंगी वो सेम आएंगी। तो क्योंकि दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमें क्या गिवन है, V/4L इक्वल टू 2 and 2 को मैं रिड्यूस कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूं V/L'। यस और नो, यहां तक की तो बात एकदम क्लियर है ना। V एंड V को भी कैंसिल कर दो एंड रेसिप्रोकल ले लो तो मुझे मिल जाएगा 4L इक्वल्स टू L'। तो हमें गिवन है ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ, मतलब मुझे L' गिवन है, एंड क्लोज्ड पाइप की लेंथ पूछी गई है, मतलब मुझे L पूछा गया है। तो इसलिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी L'/4। सो L' की वैल्यू 60/4, सो आंसर विल बी 15 सेंटीमीटर। और इसीलिए 15 सेंटीमीटर ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंडक्टर्स have the same resistances at 0 degree Celsius, but their temperature coefficients of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficients for their series and parallel combinations are a very important question, a very conceptual question. मैं आपको समझाता हूं सॉल्व करके, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, और सवाल का क्या मतलब है मैं आपको ये भी समझाता हूं। हमारे पास दो अलग अलग कंडक्टर के रेजिस्टर्स हैं, और उन दोनों के रेजिस्टर के जो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है 0 डिग्री सेल्सियस में सेम है ना। और दोनों ही कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू जो 0 डिग्री में उसको मैं मान के चलता हूं R0, मैं R0 मान लेता हूं जो शुरुआत में दोनों का रहा होगा, है ना। जो शुरुआत में उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू रही होगी उसको मैं R0 मान लेता हूं। और दोनों के टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है, एक का अल्फा 1 एक का अल्फा 2। तो अगर मैं टेम्परेचर को बदल देता हूं तो डेफिनेटली उन दोनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू में बदलाव आएगा। अब कहता है कि उनके सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। इसका यह मतलब है कि उनके सीरीज कॉम्बिनेशन की जो भी वैल्यू होती 0 डिग्री में, अगर उतनी ही रेजिस्टेंस की एक सिंगल कंडक्टर की अगर मान लो रेजिस्टर हो, तो सेम टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के बाद उस सिंगल एलिमेंट का बना हुआ कंडक्टर भी सेम रेजिस्टेंस मेंटेन करेगा। इसका ये मतलब रहा। मतलब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर आप दो रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दो तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली R1 प्लस R2।
अब अगर आप दोनों कंडक्टर के टेम्परेचर को बदलोगे तो दोनों की रेजिस्टेंस बदलेगी, क्योंकि दोनों का कुछ थर्मल कोफिशिएंट ऑफ, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो रेजिस्टेंस मेरा पहले का भी बदलना है, दूसरे का भी बदलना है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के जितना रेजिस्टेंस एक सिंगल कंडक्टर का हो तो सेम टेम्परेचर के इंक्रीमेंट में फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो अगर मैं 0 डिग्री में इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करता, जो दो कंडक्टर गिवन है, तब उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती? वो हो जाती 2R0। हाँ कि नहीं? नाउ अब ऐसा मान लो कि हमारे पास एक सिंगल कंडक्टर है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू 2R0 है, और अब इसके टेम्परेचर को बदलो और मान लेते हैं कि सिंगल कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अल्फा है ना? तब उस केस में डेल्टा टी टेम्परेचर के बदल देने से इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू 2R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया हमारे दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हमारा एक्सप्रेशन इक्वल टू। अब सेम टेम्परेचर आपको दोनों कंडक्टर के बदलने हैं, तो पहले कंडक्टर का कितना हो जाएगा? डेल्टा टी टेम्परेचर के बदलने के बाद रेजिस्टेंस शुरुआत में कितना था? R0 था, तो हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। दूसरे का हो जाएगा R0 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। हाँ कि नहीं? बस इसे सॉल्व कर देते हैं और अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो हो जाएगा 2R0 प्लस 2R0 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R0 प्लस R0 अल्फा 2 डेल्टा टी। आप पहले ही R0 को कॉमन लेके कैंसिल कर सकते थे, आपकी चॉइस थी। सो नाउ 2R0 LHS में है, R0 प्लस R0 2R0 RHS में भी है। इनके कटने के बाद R0 भी कैंसिल, डेल्टा टी भी कैंसिल। सो फाइनली LHS में बचेगा मेरे पास 2 अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सो फाइनली अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे ये तो पता चल गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में उनके इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई 2 होगी। तो यहां पर या तो ऑप्शन 2 करेक्ट है या तो 3 करेक्ट है। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेकर के भी बात कर लेते हैं। तो नाउ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो नाउ अब हम बात करते हैं पैरेलल की। सो नाउ अब ऐसा है कि दोनों अगर रेजिस्टर्स को हम 0 डिग्री में पैरेलल में कंबाइन करते तो रेजिस्टेंस कितना होता? ऑब्वियसली 1 बाय आर की वैल्यू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 होती। तब उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन की R0 बाई 2। हाँ कि नहीं? सीरीज में ऐड हो जाएगा, पैरेलल में क्या हो जाएगा? 1 बाय R इक्वल टू 1 बाय R0 प्लस 1 बाय R0 दैट इज 2 बाय R0। रेसिप्रोकल करोगे तो R0 बाई 2 आ जाएगी। तो अब ऐसा है कि दो कंडक्टर की जगह में एक सिंगल कंडक्टर हो जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू उनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वल हो, है ना? तब सेम टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के बाद जो फाइनल रेजिस्टेंस होगी वो सेम होगी। मतलब ये रहा समझाने के लिए, सेम वे में 1 बाय आर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो दोनों रेजिस्टर्स को अगर मैं शुरुआत में पैरेलल में लगा देता तो उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती? शुरुआत में हो जाती R0 बाई 2, आधी हो जाती। आप बिल्कुल समझ सकते हैं 1 बाय R इक्वल्स टू और R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R0 प्लस 1 बाय R0 होता। दिस इज इक्वल टू 2 बाय R0। तो R इक्विवेलेंट के लिए आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको R0 बाई 2 मिल गया। तो डिनोमिनेटर में मेरा पहले कितना रहा? R0 बाई 2। अब मान लेते हैं जो सिंगल कंडक्टर में यूज कर रहा हूं उसके रेजिस्टेंस होगी शुरुआत में R0 बाई 2 और उसके अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं अगेन अल्फा। तो हो जाएगा ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर डेल्टा टी बदलने के बाद। सिमिलर वे में R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो शुरुआत में थी R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी और मल्टीप्लाई कर दूंगा R0 के साथ, तो मुझको डेल्टा टी टेम्परेचर के बाद पहले कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। सिमिलर वे में सेकंड कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन R0 शुरुआत में था 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, है ना? और यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दिया। मतलब इन दोनों की जगह में एक सिंगल कंडक्टर यूज किया हूं जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू शुरुआत में R0 बाई 2 थी, जो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्वली होगा। सेम टेम्परेचर बदलने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम आएगी। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप में 2 ऊपर चला जाएगा
तो आर नॉट तो वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 ऊपर चला गया। अब क्योंकि अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 जनरली बहुत स्मॉल होते हैं, तो बेसिकली आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम को यूज कर सकते हो, और इसीलिए मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी टू द पावर -1 प्लस 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी टू द पावर -1। नाउ बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, तो इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी, क्योंकि अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत छोटे होते हैं, तो 1 के कंपैरिजन में काफी छोटा है, तो जो भी पावर है वो हमारे सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। बताने के लिए 1 प्लस एक्स का पावर n होता है 1 प्लस एन एक्स इफ एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, इसी को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। So now this will be equal to again 1 minus alpha 1 delta t plus 1 minus alpha 2 delta t। So now अगर मैं LHS के ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो हो जाएगा 2 minus 2 alpha delta t equals to 1 plus 1 2 माइनस कॉमन ले लूं और डेल्टा टी भी कॉमन ले लूं, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो एकदम क्लियरली विजिबल है। सो फाइनली 2 एंड 2 आपस में कैंसिल, माइनस माइनस भी आपस में कैंसिल, डेल्टा टी भी आपस में कैंसिल। सो फाइनली अल्फा की वैल्यू वही आ रही जो पहले आई थी, दैट इज अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। और इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। दोनों केसेस में सेम आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं गई होगी, आप बिल्कुल अच्छे ढंग से इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं अगर इशू रह जाता है तो आप बिल्कुल कमेंट पे मुझे बताइएगा, मैं फिर से कोशिश करूंगा चीजों को और बेटर वे में आपके सामने रखने के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द गिवन सर्किट। यहां पर हमें बेसिकली ये बताना है कि ये जो हमारे सामने फिलहाल सर्किट है इसमें से कौन से गेट के कॉरेस्पॉन्डिंग में है, मतलब ये एंड गेट है, नॉर गेट है, नैंड गेट है और ऑर गेट हमको बताना है। तो मुझे यहाँ पर ट्रूथ टेबल बना लेना चाहिए, एंड ट्रूथ टेबल का जो आउटकम होगा, जो आउटपुट होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में मैं जज कर पाऊंगा कि इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ट्रूथ टेबल के लिए मेरा पहला इनपुट हो गया ए, दूसरा इनपुट हो गया बी एंड आउटपुट हो गया वाई। और चलिए हम अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो पहले मान लिया हमारा इनपुट है दोनों केसेस में 0 0, तो देखते क्या होगा, देखते हैं क्या आउटपुट हमारा आने वाला है। तो ये मेरा कौन सा गेट है, ये मेरा नॉट गेट है, और ये मेरा कौन सा गेट है, ये हमारा है नैंड गेट है ना, दिस इज द नॉट गेट और ये मेरा नैंड गेट है। ठीक, अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने इनपुट रखा कितना 0 0, तो 0 नॉट गेट के लिए हो जाएगा 1, 0 भी नॉट गेट के लिए हो जाएगा 1। तो इस नैंड गेट के लिए जो दोनों इनपुट्स होंगे वो 1 1 होंगी। नाउ नैंड गेट के केस में 1 1 इनपुट में आने वाला जो आउटपुट होता है वो 0 होता है, और इसलिए यहां पर आउटपुट आएगा 0। अब मेंटेन करते हैं 1 0 और 1 0। तो मैंने ए की वैल्यू को मेंटेन किया कितना, मैं कलर बदलता हूं, मैंने यहां पर ए की वैल्यू को मेंटेन किया 1 एंड बी की वैल्यू हम मेंटेन कर रहे हैं, हाउ मच, हम मेंटेन कर रहे हैं 0। तो 1 बन जाएगा नॉट गेट के लिए 0 एंड 0 बन जाएगा नॉट गेट के लिए 1। तो हमारे इस नैंड गेट में आने वाला इनपुट कौन कौन है, 0 एंड 1 है। नैंड गेट के केस में 0 1 इनपुट के लिए जो हमारा आउटपुट होता है वो होता है 1, और इसलिए यहां पर जो मुझे आउटपुट मिलेगा कितना मिलेगा, मुझे आउटपुट मिलेगा 1। ठीक, अगर हम सिमेट्री के बेसिस पे देखूं तो 0 1 के लिए भी क्या मिलना चाहिए, मुझे 1 ही मिलना चाहिए, और अगर 1 1 दें तो 1 1 देंगे तो देखो क्या मिलेगा, 1 1 अगर मेरा इनपुट हो तो यहां पर 0 0 हो जाएगा। 0 0 के लिए भी नैंड गेट का जो आउटपुट होता है वो 1 होता है, और इसीलिए मुझे इस तरह का ट्रूथ टेबल मिल रहा है। तो 0 1 1 1 जो मेरा आउटपुट है कौन से गेट के लिए, इनमें से आप बता दें। द आंसर विल बी व्हाट, इट विल बी और ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। और गेट के केस में अगर कोई एक भी हाई इनपुट है तो आउटपुट हमेशा हाई आता है। और गेट में इनपुट लो अगर हो दोनों तभी जाकर के आउटपुट लो आता है ना। और गेट की अगर मैं बात करूं तो और गेट में अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट लो होगा। और गेट में अगर कोई एक भी इनपुट हाई है तो आउटपुट हमेशा हाई होता है। दोनों हाई हो तो हाई होगा ही, बट कोई एक भी हाई हो तो भी आउटपुट हाई होता है, और इसीलिए आंसर ऑप्शन 4 करेक्ट होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर क्वेश्चन है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट्स साइनोसॉइडली at a frequency of 5 into 10 to the power 10 hertz and an amplitude of 50 volt per meter. The total average energy density of the electromagnetic field of the wave is, use epsilon not equal to 8.85 into 10 to the power minus 12. हमको क्या बताना है? टोटल एवरेज डेंसिटी बताना है। ठीक, देखिए मैं आपको बताता हूं, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एनर्जी कैरी करते हैं एंड इक्वल अमाउंट में करते हैं। देखिए जैसे एक बल्ब है जिससे लाइट निकल रही है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम जानते हैं लाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो उस लाइट एनर्जी को बेसिकली कैरी किसने किया है? तो हम कहते हैं कि जो वेव निकल रही है, जिस वेव के पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के पास वो एनर्जी होती है। तो अब सवाल ये है कि कौन एनर्जी कैरी किया दोनों में? तो दोनों कैरी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करती है, मैग्नेटिक फील्ड भी एनर्जी कैरी करती हैं, और दोनों एनर्जी इक्वल अमाउंट में करती हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि जितनी एनर्जी डेंसिटी को मैं स्मॉल यू से शो कर रहा हूं, जितनी एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पास भी होती है। और इसीलिए अगर मैं टोटल एनर्जी डेंसिटी की बात करूं, इट विल बी ट्वाइस ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली और द ट्वाइस ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। तो यहां पर हमें किसकी जानकारी दी गई है? हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड की जानकारी है, और इसीलिए मैं ट्वाइस ऑफ यूई के बेसिस पे टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी को निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी दिया हुआ नहीं, तो मैं क्यों वहां पर फंसूं, है ना। तो नाउ दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट into E RMS का स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी सेम रहेगी, तो इसके लिए इंटू 2 कर दिया, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो 2 and 2 तो आपस में कैंसिल हो गए। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोला 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 लेने के लिए। नाउ ERMS की वैल्यू होती है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन √2। तो यहां पर मुझे एम्पलीट्यूड दिया है 50, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय √2 जो लूंगा मैं ERMS के लिए, पिक से मुझको √2 डिवाइड करना है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो फाइनली यहां तक तो हम समझ गए, बस मल्टीप्लाई करते हमें आंसर मिल जाएगा। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं 25 को मल्टीप्लाई करता हूं। सो 25 5 जा बिकम्स 125, कैरी इज 12, 25 8 is 200 plus 12 becomes 212, carry is 21, again 25 8 is 200 plus 21 is 221। डेसिमल के बाद जो दो डिजिट्स थे ये दो जीरो से कैंसिल हो गए, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -12 अपनी जगह पर है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, मैं डिवाइड कर देता हूं, सो इट विल बी 110625 इंटू 10 टू द पावर -12। तो बस देख सकते हैं, अगर मैं डेसिमल की शिफ्टिंग करूं तो डेसिमल की शिफ्टिंग 1 2 3 4 डिजिट तक करनी चाहिए फॉर साइंटिफिक नोटेशन। सो फाइनली मेरा जो आंसर आएगा u विल बी इक्वल टू 1.10625 इंटू 10 टू द पावर -8, और एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए। सो 1.106 इंटू 10 टू द पावर -8, ऑप्शन 1 एकदम सही जवाब है विदाउट अ डाउट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लेमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ द सेकंड मेंबर विल बी। देखिए हमको कह रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है, और उस हाइड्रोजन एटम के लिए अगर फर्स्ट मेंबर लेमन सीरीज का लैम्डा है तो सेकंड मेंबर क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या मैं आपको समझाता हूं। हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा होता है, उसे हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो ये लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है, बट अपर ऑर्बिट क्या होती है, अनस्टेबल होती हैं, और उसके कारण वो वापस से अपने ग्राउंड स्टेट की तरफ लौटता है। तो जब वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है तो उसे एनर्जी रिलीज करनी होती है जितनी वो गेन करके ऊपर गया था।
तो एनर्जी को रिलीज करने के दौरान वो एक फोटोन रिलीज करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है हमें अलग अलग वैल्यूज के साथ मिलती है, और उन्हीं को हम अलग अलग सीरीज का नाम दिए हैं, जैसे लेमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चियन सीरीज, है ना, एटसेट्रा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करे, तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ की सीरीज होती है उसे हम लेमन सीरीज कहते हैं। तो सेकंड से फर्स्ट में आ जाए, थर्ड से फर्स्ट में आ जाए, फोर्थ से फर्स्ट में आ जाए, या फिर फिफ्थ से फर्स्ट में आ जाए, उसे आना कहां पर है, फर्स्ट ऑर्बिट में आना है। किस ऑर्बिट से, किसी भी ऑर्बिट से। तो फर्स्ट मेंबर की अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट मेंबर के लिए जो हमारी अपर ऑर्बिट होगी वो सेकंड होगी, और उसको आना किस में, फर्स्ट ऑर्बिट में। एंड अगर मैं सेकंड मेंबर की बात करूं, तो सेकंड मेंबर के लिए उसे आना कहां से होगा, थर्ड ऑर्बिट से, किसमें, फर्स्ट ऑर्बिट में। परफेक्ट है। नाउ लेमडा निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू रीडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1 अपॉन है ना 1 - 1/n² होता है। ये हमारे लेमन सीरीज को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जहां पर 1 हमारा यहाँ 1² आना चाहिए एक्चुअल में, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और लेमन सीरीज के लिए हम यहाँ पर पुट करते हैं 1, एंड यहाँ पर हमारी कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। तो नाउ फर्स्ट मेंबर के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/λ इक्वल टू r इंटू 1 - 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हमारे फर्स्ट मेंबर के लिए रहा। सेकंड मेंबर के लिए मुझको वेवलेंथ बतानी, जिसको मैं लैम्डा डैश मान लेता हूं। सो 1/λ डैश विल बी इक्वल टू r इंटू 1 - 1 अपॉन, एंड सेकेंड मेंबर के लिए जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि उसे थर्ड ऑर्बिट से आना होगा, तो यहां पर मैं 3 पुट करूंगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 9। आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखिए लेमन सीरीज के लिए। अगर बामर सीरीज की बात करें तो यहां पर आ जाएगा 4। अगर हम बामर के बाद पाश्चियन सीरीज की बात करें तो यहां पर आ जाएगा 9 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको याद रखना है। सो नाउ अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूं, और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो 1/2 करते हैं। सो 1/λ अपॉन 1/λ डैश विल बिकम लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इक्वल टू r आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 - 1/4 इज 3/4 अपॉन 1 - 1/9 इज 8/9, है ना। दिस विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 9/8। सो फाइनली लैम्डा डैश की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 9 बिकम्स 27, 4 इंटू 8 बिकम्स 32, लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 27/32 लैम्डा। ऑप्शन 2 एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स ऑफ मास m are kept at the 4 corners of a square. If the gravitational force exerted on one of the masses by the other masses is this much, the length of the sides of the square is। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक स्क्वायर के चारों वर्टेक्स में 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स को रख दिया गया, एंड हर एक पार्टिकल के मास की वैल्यू m है। इनमें से कोई भी एक पार्टिकल अदर 3 पार्टिकल से जो फोर्स गेन कर रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी वैल्यू हमें गिवन है। तो कहता है कि स्क्वायर के साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो स्क्वायर के साइड की लेंथ को मैं x मान लेता हूं, जो मुझे बताना है। तो यहां पर सिमेट्री के कारण कोई भी एक पार्टिकल अदर 3 पार्टिकल से जो फोर्स गेन करेगा या एक्सपीरियंस करेगा वो सेम होगा। मतलब इस पार्टिकल का इन तीनों से लगने वाला जो फोर्स होगा वो इस पे लगने वाला फोर्स इन तीनों की वजह से सेम होगा। सिमिलरली ये इन तीनों से और ये इन तीनों से जो फोर्स की मैग्नीट्यूड एक्सपीरियंस करेगा वो सेम रहेगी। ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग, फोर्सेस का अलग अलग होगा, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सभी केसेस में सेम रहेगी किसी भी एक पार्टिकल का अदर 3 पार्टिकल्स की वजह से। तो चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे हमेशा एट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो नाउ ये जो पार्टिकल है, चलिए इस पे फोर्स निकालते हैं इन तीनों की वजह से। तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये पार्टिकल भी ये पार्टिकल को भी ये पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये वाला पार्टिकल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा डायगोनली। परफेक्ट। नाउ अब हमें इन 3 फोर्सेस का वेक्टर सम लेना है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये वाला फोर्स कितना होगा, तो बता पाएंगे? बहुत इजी है। 2 पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1m2/r² होता है, और उस हिसाब से ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Gm²/x²। इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो फोर्स आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू भी हो जाएगी
सेम जी एम स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं कि इस डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर पे बैठा हुआ पार्टिकल इस पे कितना फोर्स लगाएगा, देन इट विल बी इक्वल टू जी m1 m2 दैट इज m स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर ये x है और ये भी x है तो डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी √2x फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, और उसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। परफेक्ट है। तो यहां पर टोटल 3 फोर्सेस हैं, 1 2 3, एंड इन तीनों का जो वेक्टर्स हमें वो इतना बनता है ना। तो चलिए अब इन दो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों फोर्सेस के बीच में रहने वाला एंगल भी 90 है, एक राइटवर्ड है एक डाउनवर्ड है, और क्योंकि स्क्वायर के साइड के अलोंग इन फोर्सेस का डेवलपमेंट हो रहा है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में रहने वाला एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। अब 90 डिग्री के केस में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, √a² + b²। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करके रूट लूंगा तो इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा √2 टाइम्स। देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूं, हमारा रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए √a² + b²। अब क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो a² + a² विल बिकम 2a², जिसके रूट की वैल्यू हो जाएगी √2a। तो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ gm² अपॉन x²। नाउ अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के रहे या दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के रहे तब उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। इसका यह मतलब है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इसी डायगोनल के अलोंग आना चाहिए। इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच का जो 90 डिग्री का एंगल उसे बाइसेक्ट करेगा, और इसीलिए इन दोनों का रिजल्टेंट इसी फोर्स के अलोंग होने के कारण नेट फोर्स हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस एल्जेब्रिक सम gm² अपॉन 2x²। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया पहले और इन दोनों का रिजल्टेंट के अलोंग ही ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट और ये क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन के लिए रिजल्टेंट हो जाएगा a + b, जिसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है यहां पे मैं लिख देता हूं 2√2 + 1 अपॉन 32 इंटू gm²/l²। देखिए मैंने बहुत डायरेक्टली इक्वेशन लिखा, रीजन क्या है कि हमें समय बचाना है, अदरवाइज क्या होगा हम कंपटीशन में अपना स्कोर बहुत नहीं बढ़ा पाएंगे और हमको टाइम बचाना होता है। तो gm² दोनों साइड से कैंसिल हो गया। तो फाइनली मैं 1/x² को कॉमन ले लेता हूं तो यहां पर मुझे मिलेगा √2 + 1/2, जिसमें एलसीएम की वैल्यू हो गई 2, यहां पर हो जाएगा 2√2 + 1, परफेक्ट, विच इज इक्वल टू 2√2 + 1 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 1/l²। तो आप देख सकते हैं 2√2 + 1 भी दोनों साइड से कैंसिल हो गया है ना, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। 2 और 32 को रिड्यूस करूं तो यहाँ 16 आ जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ले लेता हूं तो मुझे LHS में मिलेगा x², RHS में मिलेगा 16l²। तो अगर मैं रूट ले लूं तो x की वैल्यू आ रही है 4l, और इसीलिए 4l इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइंड प्लेन, 2 blocks of masses m and m are placed. The blocks are connected by a light string passing over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of the plane and the blocks is 0.25. The value of m for which capital M equal to 10 kg will move down with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। देखिए मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक डबली इंक्लाइंड प्लेन है, मतलब यहां पर दो सरफेसेस हैं जो आपस में इंक्लाइंड है ना, और कहता है कि इनके ऊपर दो ब्लॉक्स रखी गई हैं, एक का मास स्मॉल m, एक का मास कैपिटल M है। कहता है कि कैपिटल M का मास अगर 10 kg हो जो गिवन है और इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेंटेन करें, तब उस केस में स्मॉल m की वैल्यू क्या मेंटेन करनी चाहिए। और यहां पर ब्लॉक एंड सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 हमें गिवन है। तो हमें सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन को कि स्मॉल m की क्या वैल्यू मेंटेन करेंगे। देखिए समझाने के लिए मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं और देखिए कैसे होगा। तो नाउ यहां पर हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को बना लेते हैं और मैं आपके सामने सिचुएशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करके रखता हूं। तो यहां पर देखिए इस m मास की बॉडी पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ लगेगा। नाउ अगेन इस ग्रेविटेशनल फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकती हैं, एक कंपोनेंट हो जाएगी हमारी
एम जी साइन 37 और दूसरी कंपोनेंट हो जाएगी ये हमारी एम जी कॉस 37। आप बिल्कुल यहां पर ज्योमेट्री की मदद से एंगल वगैरह देख करके कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। अगर ये 37 है तो ऑब्वियसली ये भी 37 डिग्री आएगी, तो ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी एम जी कॉस 37, ये हो जाएगी एम जी साइन 37। इसके अलावा नॉर्मल फोर्स रहेगी, एंड क्योंकि इस ब्लॉक को नीचे मूव करवाना है तो ये ब्लॉक की मूवमेंट ऑब्वियसली अपवर्ड होगी। हमको क्या बोला है कि कैपिटल एम मास की जो बॉडी है उसको डाउनवर्ड मूव करवाना है। देखिए ना यहां पर आपको लिखा है फॉर विच कैपिटल एम इक्वल टू 10 kg विल मूव डाउन, है ना। तो क्योंकि मुझे कैपिटल एम मास की बॉडी को नीचे मूव करवाना है तो इसकी मूवमेंट ऑब्वियसली अपवर्ड होगी, और क्योंकि इसकी सरफेस के रेस्पेक्ट में अपवर्ड मूवमेंट है तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ आएगी, और इसीलिए काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इनटू एन नीचे की तरफ ही एक्ट करेगी, और इसको ऊपर ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगी, स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन टी। ठीक, स्ट्रिंग के टेंशन को मैं टी मान लेता हूं, और क्योंकि लाइट स्ट्रिंग है तो लाइट स्ट्रिंग के केस में हर एक पॉइंट में रहने वाला टेंशन सेम मैग्नीट्यूड का होता है, तो टी की वैल्यू थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहेगी। खैर, अब बात करते हैं इस कैपिटल एम की। अगेन सेम वे में इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल एम जी नीचे लगेगा। एक कंपोनेंट ये आ जाएगी कितनी, एम जी कॉस 53, और ये वाली कंपोनेंट आ जाएगी एम जी साइन 53। अगेन नॉर्मल फोर्स लगना ही है, एंड क्योंकि इस बॉडी की मूवमेंट अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड हो रही है तो फ्रिक्शन उसे नीचे जाने से रोकने के लिए, उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए अपवर्ड एक्ट करेगी, जिसकी वैल्यू हो गई म्यू इनटू एन, जो भी रहा हो, एंड अगेन स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन टी भी रहेगी ऊपर की तरफ। और क्योंकि दोनों के लिए एम जी की वैल्यू अलग है तो एक के लिए नॉर्मल फोर्स को एन और दूसरे के लिए मैं एन डैश ले लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा चीजों को समझाने के लिए। ठीक, अब अगर इस बॉडी की डाउनवर्ड एक्सीलरेशन 2 है तो इसकी अपवर्ड एक्सीलरेशन भी तो 2 होनी चाहिए, हाँ कि नहीं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया है, अब मुझे इक्वेशन लिख करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो क्योंकि एक्सीलरेशन अलोंग द प्लेन है तो इसके लिए जो भी नेट फोर्स होगा वो अलोंग द प्लेन ही होगा, एंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगी दैट मस्ट बी 0, और इसीलिए मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि एन डैश की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, इट मस्ट बी इक्वल टू एन डैश की जो वैल्यू होगी दिस मस्ट बी इक्वल टू एम जी कॉस 53। नाउ कैपिटल एम की वैल्यू 10 है, जी की वैल्यू भी 10, एंड कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। So now 10 into 10 100/5 becomes 20 into 3 becomes 60, तो 60 न्यूटन की नॉर्मल फोर्स है एन डैश। सिमिलरली मैं यहां पर एन की वैल्यू को भी एम जी कॉस 37 के इक्वल कर सकता हूं। अब क्योंकि इसकी मूवमेंट अलोंग द प्लेन डाउनवर्ड हो रही है तो अलोंग द प्लेन नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो अलोंग द प्लेन में नेट फोर्स लिख सकता हूं एम जी साइन 37 इज 4/5, है ना। और इसे अपोज करने वाला कौन है, इसे अपोज करने वाली स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन एंड फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू म्यू एन डैश हो गई। तो म्यू की वैल्यू हो गई कितनी, 0.25 हमें गिवन है, एंड एम जी की वैल्यू हमने 60 निकाल ली, सॉरी एन डैश की वैल्यू हमने 60 निकाल के पहले से रख लिया है। तो देखिए एम जी साइन 53 के कारण ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करना चाहती है, इसे नीचे जाने से रोकने के लिए कौन कौन है, टी भी ऊपर है, म्यू एन डैश भी ऊपर है, और इसीलिए इसे प्लस किया तो इन दोनों को माइनस किया। ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं। इक्वल टू द नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू इट्स एक्सीलरेशन, जो कि हमें कितना गिवन है, हमें गिवन है 2। और यहां पर ऑब्वियसली कैपिटल एम की जो वैल्यू है, जो कैपिटल एम की वैल्यू हमें 10 गिवन है, सो 10 इंटू 10 बिकम्स 100, 100/5 बिकम्स 20 इंटू 4 बिकम्स 80। तो ये जो वैल्यू है ऑब्वियसली 80 है ना। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं 80 माइनस टी माइनस, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 25 सिक्जा की वैल्यू हो जाएगी 150, एक जीरो एक्स्ट्रा रहने दिया जाए, डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लिए 15 हो जाएगा, इक्वल टू 20। सो नाउ 80 minus 15 becomes 65, 65 minus 20 becomes 45, जिसकी वैल्यू टेंशन टी के इक्वल आ गई। लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। मुझे स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन की वैल्यू तो मिल चुकी है। अब हम इस बॉडी की चर्चा करते हैं। अब इस बॉडी को कितना फोर्स से ऊपर खींचा जा रहा है, ऑब्वियसली टेंशन टी की वैल्यू मैंने 45 निकाल के रखी है, सो 45 अमाउंट की एक अपवर्ड फोर्स लग रही है, माइनस नीचे की तरफ कौन है, एम जी साइन 37, साइन 37 की वैल्यू हो गई 3/5
इसके अलावा कौन इसे रोक रहा है? फ्रिक्शन रोक रही है। फ्रिक्शन के लिए म्यू की वैल्यू हो गई 0.25, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg cos 37, जिसकी वैल्यू होती है 4/5, और यही जो रिजल्टेंट आएगा इस बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स होगा। एंड रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ द बॉडी इनटू जो भी उसकी एक्सीलरेशन है 2, क्योंकि जितनी एक्सीलरेशन इसकी है सेम एक्सीलरेशन इसकी भी रहेगी। तो यहाँ पर एक ही अननोन m है जिसको सॉल्व करने से हमें आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं, तो 45 माइनस g की जगह में रखते हैं 10, 10/5 बिकम्स 2 इंटू 3 बिकम्स 6, तो ये 6m हो गया, माइनस अगेन g की जगह में 10, 10/5 बिकम्स 2, 2 इंटू 4 बिकम्स 8, 25 8 जा बिकम्स 200, तो ये 2 आ जाएगा, तो ये 2m हो गया, इक्वल्स टू RHS में भी 2m बाकी है, इंप्लाइज दैट 45 इक्वल टू -6m माइनस 2m बिकम्स -8m, RHS में जाके प्लस 8m होगा, 2m प्लस 8m विल बिकम 10m, सो फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी 45/10, दैट इज 4.5 kg। सो ऑब्वियसली स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 4.5 kg होगी। सो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द गिवन फिगर रिप्रेजेंट्स टू आइसोबारिक प्रोसेसेस फॉर द सेम मास ऑफ एन आइडियल गैस, देन यहां पर हमें सेम मास की गैस के लिए दो आइसोबारिक प्रोसेस को शो किया गया है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें P1 P2 को कंपेयर करना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर हमें ग्राफ किसके किसके बीच में दिया है? हमें ग्राफ गिवन है वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में, सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहां पर जैसे ही मैंने ग्राफ को स्ट्रेट लाइन देखा तो मेरे मन में फट से ये बात आ जानी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट में रहने वाला स्लोप सेम होता है। स्ट्रेट लाइन के हर एक पॉइंट में स्लोप की वैल्यू सेम रहती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं दोनों प्रोसेसेस के लिए इंडिविजुअली स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है। हाँ, फर्स्ट प्रोसेस का स्लोप अलग है, सेकेंड प्रोसेस का स्लोप अलग है, लेकिन दोनों प्रोसेसेस के लिए हर पॉइंट में रहने वाला स्लोप सेम है। ठीक है, तो नाउ अब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? क्योंकि आइडियल गैस गिवन है तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT। तो यहां पर स्लोप की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली अगर ये एंगल मान लो थीटा है तो स्लोप होता है tan थीटा, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर में कौन है? परपेंडिकुलर में है v, बेस में है t, तो v बाई t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू nr बाई p। इजंट इट ट्रू? अब क्योंकि सेम मास की गैस है तो सेम नंबर ऑफ मोल्स रहा होगा, क्योंकि R भी कांस्टेंट है दोनों केसेस के लिए, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि V बाई टी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और यहां पर V बाई टी कुछ और नहीं स्लोप है, तो स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब यह है कि जिसका स्लोप कम है उसका प्रेशर ज्यादा है एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर मैं देख सकता हूं P1 के लिए जो स्लोप की वैल्यू है, जो P1 के लिए जो स्लोप है वो छोटा है, P2 के लिए जो स्लोप की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी। जितना बड़ा एंगल उतना बड़ा स्लोप। तो क्योंकि P1 के लिए स्लोप की वैल्यू छोटी है, क्योंकि P1 के लिए स्लोप की वैल्यू छोटी है तो स्लोप छोटा होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और इसीलिए विदाउट अ डाउट P1 इज मोर देन P2। P2 के लिए स्लोप बड़ा है तो प्रेशर कम होगा, सो P1 इज मोर देन P2। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा विदाउट अ डाउट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ अ वायर आर 0.1% ईच, द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग इट्स रेजिस्टेंस विल बी। देखिए मैं समझाता हूं, एक वायर है और वायर के लेंथ एंड डायमीटर के मेजरमेंट का जो एरर है वो 0.1% है, तो कहता है कि कितना परसेंटेज एरर होगा उसके रेजिस्टेंस को मेजर करने का। तो किसी भी वायर के रेजिस्टेंस को मेजर करने का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए, है ना। इसे मैं लिख सकता हूं रो इंटू एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर हमारी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस हो जाएगा। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रो इंटू एल अपॉन पाई डायमीटर स्क्वायर बाई 4, या फिर इसे लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। मैं डी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे डायमीटर को लेकर के जानकारी थी, तो मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब क्योंकि यहां पर सभी क्वांटिटीज के बीच में या तो प्रोडक्ट या तो डिवीजन है, तो हम कह सकते कि हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी
कि परसेंटेज एरर का जो सम आएगा वो हमारे रेजिस्टेंस के परसेंटेज एरर के इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 मस्ट बी इक्वल टू, 4 में कोई एरर नहीं है, पाए में कोई एरर नहीं है, रेजिस्टिविटी के एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब रेजिस्टिविटी में भी कोई एरर नहीं है। तो इनके एरर का जो वैल्यू है, क्योंकि सम है, तो इनके परसेंटेज एरर को अगर मैं सम करूंगा तो फाइनली इनके लिए पार्टिसिपेशन 0 रहेगा, है ना। तो अब कौन बच गया, एल एंड डी स्क्वायर बच गया। तो एल का परसेंटेज एरर कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100, एंड डी स्क्वायर के परसेंटेज एरर की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। देखिए जो भी हमारे क्वांटिटीज का पावर होता है उनके परसेंटेज एरर को निकालने के लिए पावर टाइम्स हम क्वांटिटी के परसेंटेज एरर को लेते हैं। तो यहां पर d का पावर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड एरर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो फाइनली अगर मैं यहां पर रेजिस्टिविटी के परसेंटेज एरर की बात करूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 लेना चाहिए। और क्योंकि रो के एरर की कोई जानकारी नहीं है तो इसकी वैल्यू को मैं 0 ले लेता हूं, क्या दिक्कत है ना। सुनाओ, डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 की वैल्यू 0.1 है, प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 के वैल्यू हमको गिवन है 0.1। सो दिस इज 0.1 प्लस 0.2 दैट इज 0.3%, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 0.3% होना चाहिए। ऑप्शन 3 एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टू चार्जेस Q एंड 3Q आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r in air. At a distance x from charge Q, the resultant electric field is 0, the value of x is a very easy question। मैं समझाता हूं आपको। यहां पर दो चार्जेस हैं, एक के चार्ज की वैल्यू q है, दूसरे के चार्ज की वैल्यू 3q है, इनके बीच की रहने वाली दूरी r गिवन है। कहता है q से x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी। अब सवाल यह है कि वो x दूरी में q के लेफ्ट में लूं कि राइट पे लूं, ये सोचना है हमें एक बार के लिए। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं लेफ्ट की तरफ एक पॉइंट ले लेता हूं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि पॉजिटिव चार्ज से डेवलप्ड फील्ड हमेशा उस पार्टिकल से अवे होता है। अगर आपको इस पॉइंट पे किसी पॉजिटिव पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप उस पार्टिकल की पोजीशन को इस पॉइंट से ज्वाइन करना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके अवे कर देना। तो मान लो मुझे इस क्यू के लिए इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो इस पार्टिकल की पोजीशन से मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को ज्वाइन करना बाय स्ट्रेट लाइन एंड अवे कर देना है। तो इस पार्टिकल की फील्ड अवे है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसकी भी फील्ड अवे होगी सेम वे में। और क्योंकि यहां पर दोनों की फील्ड का डायरेक्शन सेम है, रिजल्टेंट फील्ड कैन नॉट बी 0, और इसीलिए इस पार्टिकल के लेफ्ट में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता जहां पर रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अब बात करते हैं कि मान लिया जाए इनके बीच में कहीं पे कोई पॉइंट रहा होगा, मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट लिया मैंने। अब इस पार्टिकल के लिए इस पॉइंट पे बनने वाली फील्ड क्या होगी, इससे अवे दैट इज राइटवर्ड, और इसकी फील्ड हो जाएगी इससे अवे दैट इज लेफ्टवर्ड। आई होप समझ में आ रहा है ना। इस पार्टिकल के लिए इस पॉइंट पे फील्ड इस पार्टिकल से अवे राइटवर्ड, इस पार्टिकल की इस पॉइंट पे फील्ड इससे अवे लेफ्टवर्ड। और क्योंकि अभी दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज अपोजिट डायरेक्शंस में हो तब उनका रिजल्टेंट उनके डिफरेंस से आता है, सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट उनके एडिशन से आता है। तब क्योंकि यहां पर दोनों वेक्टर अपोजिट हैं तो कैंसिल होंगे, और अगर इनकी मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो एक के लिए E1 मान लेता हूं, एक के लिए E2 मान लेता हूं, तो दोनों की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट फील्ड विल बी 0। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो किसी भी पार्टिकल के लिए फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारा, जहां पर K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली मैं लिख सकता हूं E1 एंड E2 ऑब्वियसली सेम रहे होंगे मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में तो अपोजिट होंगे ही, तभी जाकर के रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू 0 हो सकती है। तो E1 की वैल्यू हो जाएगी K इंटू E1 किसकी वजह से है, Q की वजह से है, डिवाइडेड बाय कितनी दूरी ली गई है, हमने लेने को कहा गया है हमें x। तो ये जो दूरी आप देख पा रहे हैं ये x है, तो यहां पर x स्क्वायर हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू E2 के लिए लिखूंगा K, E2 किसने डेवलप की है, 3Q ने डेवलप की है, तो यहां पर 3Q आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की बात करूं इस पॉइंट का, तो क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की दूरी r है और क्योंकि पॉइंट की दूरी Q से x है तो पॉइंट की दूरी 3Q से कितनी हो जाएगी, इट विल बी r माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ KQ एंड KQ आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अब एक काम करता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा r माइनस एक्स के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल्स टू 3x स्क्वायर।
दोनों साइड रूट ले लेता हूं, सो r माइनस एक्स विल बी इक्वल टू √3x। मुझे x बताना है, तो एक काम करता हूं, इस माइनस एक्स को RHS की तरफ भेजता हूं और x को कॉमन ले लेता हूं, तो √3 + 1 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी r। सो फाइनली एक लाइन में आंसर आ गया, x की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन √3 + 1, जो इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। सो r अपॉन √3 + 1 और 1 + √3, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, अ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इक्वल टू ax² + b इंटू t टू द पावर हाफ, where x is distance and t is time, the dimensions of b² by a are। देखिए डायमेंशन पे एक क्वेश्चन दिया है हमें बोला है कि b² by a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा अगर x डिस्टेंस है, t टाइम है एंड f फोर्स है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रिंसिपल की मदद लेनी पड़ेगी और उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहती है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर इक्वेट कर सकते हैं जो क्वांटिटी सेम नेचर के हों, सेम टाइप के हों। आप कभी भी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से इक्वल नहीं कर सकते, आप मोमेंटम को एनर्जी से ऐड नहीं कर सकते, आप इलेक्ट्रिक फील्ड को करंट के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप सेम क्वांटिटीज के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर कंपैरिजन कर सकते हैं और इसीलिए f ax² एंड b इंटू टी टू द पावर हाफ, इन तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, इन तीनों का टाइप सेम होना चाहिए और इसीलिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला f का है वही डायमेंशनल फॉर्मूला ax² का होगा एंड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला b इंटू टी टू द पावर हाफ का भी होगा और इसीलिए मैं कह सकता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ax²। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मालूम है m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2 इक्वल टू a इंटू x, क्योंकि डिस्टेंस है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l² हो जाएगा x² का। तो फाइनली द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a विल बी इक्वल टू, मुझे RHS से LHS की तरफ l² को डिवाइड कर देना है, तो हो जाएगा m का पावर 1 l का पावर -1 क्यों, l² डिवाइड हुआ, l का पावर 1 बाय l का पावर 2 कितना हो जाएगा, l का पावर -1 t टू द पावर -2 बच गया। तो इसकी मदद से मुझे a का तो डायमेंशनल फॉर्मूला मिल चुका है, अब मुझे b का निकालना है। अगेन इन दोनों का भी तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ f इज अगेन इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इंटू टी टू द पावर हाफ। अगेन f का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 l1 t -2, b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं एंड t का डायमेंशनल फॉर्मूला t ही रहेगा, पावर हाफ है तो हाफ रहने दो। सो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अगर मैं आपसे b पूछूं तो मुझको t के पावर हाफ को डिवाइड कर देना चाहिए। सो ऑलरेडी मेरे पास m टू द पावर 1 है, l टू द पावर 1 है, t टू द पावर हाफ डिवाइड हुआ, जो ऊपर जाकर के -हाफ होगा, सो माइनस टू माइनस हाफ इज -2.5 और फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ t टू द पावर -5/2 भी लिख सकता हूँ, है ना। अब मुझे किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, मुझे बताना है b² बाय a का, तो b² बाय a के डायमेंशनल फॉर्मूले को हमें बताना है। तो b² का डायमेंशनल फॉर्मूला b के डायमेंशनल फॉर्मूले का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये m का पावर 2 l का पावर 2 t का पावर -5, पावर पर मल्टीप्लाई हो गए, डिवाइडेड बाय a का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलरेडी हमने निकाला है m का पावर 1 l का पावर -1 t टू द पावर -2, बस एक लाइन में आंसर। सो m² बाय m becomes m to the power 1, l² by l to the power -1 becomes l to the power 3, t to the power -5 by t to the power -2 becomes t to the power -3। सो यही इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। सो m to the power 1 l to the power 3 t to the power -3, ऑप्शन 2 एकदम सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रिजिड वायर कंसिस्ट्स ऑफ अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस r and two straight sections. The wire is partially immersed in a perpendicular magnetic field B equal to B naught K cap as shown in figure. The magnetic force on the wire if it has a current I is, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास एक वायर दी है जिसके पास दो स्ट्रेट सेक्शंस हैं और एक सेमी सर्कुलर सेक्शन है ना, और इस वायर का कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में है और कुछ पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो जो पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उस पे तो मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं सकता भैया, जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो मैग्नेटिक फोर्स कहां होगा। तो इसीलिए जो सेक्शंस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स हो ही नहीं सकता, तो उनकी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है।
अब कौन कौन से सेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो यहां से लेकर के ये वाला जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं इतना हमारी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है, और हमें बताना है कि इन सेक्शंस पे या फिर इस वायर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है उस पे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी हमें बतानी, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर आपको मैं बता दूं कि अगर हमारे पास कोई कर्व्ड वायर हो, जैसे यहां पर कर्व्ड वायर है, तो कर्व्ड वायर के केस में मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। यहां पर आई हमारे वायर में फ्लो होने वाली करंट होती है, एल इफेक्टिव हमें जो भी वायर गिवन होती है उस वायर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है। तो जो भी आपको वायर दी जाएगी, जो भी आपको कर्व्ड वायर दी जाएगी, उस कर्व्ड वायर के आपको दोनों एंड्स को ज्वाइन करना बाय स्ट्रेट लाइन। तो जो भी स्ट्रेट लाइन की वैल्यू आएगी वही हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी। यहां पर एल इफेक्टिव के ऊपर मैंने एरो भी पुट किया हुआ है, मतलब यहां पर लेंथ को हम एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो जिस एंड से लेकर के जिस एंड तक करंट फ्लो हो रही होगी आपको उसी डायरेक्शन में ही आपको एल इफेक्टिव का डायरेक्शन लेना है। तो यहां पर आप देखिए मेरे पास दो स्ट्रेट सेक्शंस हैं और एक सेमी सर्कुलर पोर्शन है। तो यहां पर जो शुरुआत हो रही है यहां से लेकर के यहां पर एंडिंग होगा, क्योंकि बाकी तो वायर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो उनको लेकर मैं चर्चा करूं भी क्यों। तो अब मुझे बताना है यहां से लेकर के यहां तक टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक दोनों को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी वही हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू होगी। आपको बाकी सेक्शन से कोई मतलब भी नहीं है। आप सिर्फ ये देखो कि यूनिफॉर्म फील्ड में हमारी एल इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है। तो एल इफेक्टिव की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक आएगी, और क्योंकि सेमी सर्कुलर पोर्शन के रेडियस की वैल्यू हमें आर गिवन है तो ऑब्वियसली इसकी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। पहली बात तो क्लियर। दूसरी बात, क्योंकि करंट इस एंड से लेकर के इस एंड की तरफ आ रहा है तो एल इफेक्टिव का डायरेक्शन भी मुझे यहां से लेकर के यहां तक लेना होगा। तो ये मेरी एल इफेक्टिव का डायरेक्शन हो गया। तो एल इफेक्टिव को लेकर के चर्चा कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आई तो ठीक है, हमें गिवन है करंट कितनी फ्लो हो रही है, और बी भी हमें मालूम है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आप देखो कि जो एल इफेक्टिव का डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, और जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो के कैप, मतलब डॉट का मतलब भी आउटवर्ड होता है और के कैप का मतलब भी यहां पर हमारी जेड एक्सिस के अलोंग आउटवर्ड ही होगा। तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ना, मतलब जेड एक्सिस के अलोंग है, और एल इफेक्टिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो एक्स एंड जेड एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, दैट इज 90 डिग्री। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जो साइन 90 की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 1, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी साइन थीटा होती है। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए थीटा हो गया 90, साइन 90 हो गया 1। तो अगर मैं आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात पहले कहूं, इट विल बी इक्वल टू करंट आई, एल इफेक्टिव की जगह में 2r, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हमें बी नॉट गिवन है तो बी नॉट सही। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो एल इफेक्टिव एक्स एक्सिस की तरफ है, मैंने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ पाम को टर्न किया, थंब मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे की तरफ मेरी वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर मुझे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए माइनस जे कैप, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सो आंसर विल बी माइनस 2i आर बी इंटू जे कैप। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। यहां पर ऑब्वियसली बी नॉट आना चाहिए, जिसको लेकर के आप समझ सकते हैं, है ना, यहां पर बी नॉट आ जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रांजिट ऑफ द बॉल। ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्वियसली स्टोक्स लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड है, और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली टर्मिनल वेलोसिटी से भी लिंक करता है। एक्चुअली अगर आप किसी डेंस्ड बॉडी को किसी फ्लूइड में मूव करवाते हो तब होता क्या है कि शुरुआत में तो ग्रेविटेशनल फोर्स अकेली होती है, और उस दौरान जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होता है वो जी के बराबर होता है, कब, एट टी इक्वल टू 0। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती जाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी बॉडी को एक्सीलरेट करवाएगी, तो जैसे जैसे एक्सीलरेट बॉडी करना चालू करेगी और वेलोसिटी गेन करना चालू करेगी, वहां पर उस बॉडी पे एक्ट होना चालू होता है विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन। एंड फ्लूइड फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो निकालने का फॉर्मूला है 6 पाई ईटा आर वी, जहां पर ईटा हमारी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, आर हमारे
बॉल की रेडियस की वैल्यू होती है और v उसकी स्पीड होती है, और ये बात हम समझ पा रहे हैं दैट विस्कस फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी, विस्कस फोर्स होगी। तो शुरुआत में ग्रेविटेशनल फोर्स अकेली थी तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन g के बराबर था, बट एक्सेलरेट होकर के जैसे v आना चालू हुई वैसे f का भी डेवलपमेंट हो गया और f लगने लगा ऊपर की तरफ, जो बॉडी के मोशन को पोच करेगा, रिलेटिव मोशन को पोच करेगा। तो क्योंकि धीरे धीरे v बढ़ती जा रही है तो f भी ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा जब f की वैल्यू mj के इक्वल हो जाएगी और उस कंडीशन पे बॉडी पे हो जाएगी नेट फोर्स जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट क्योंकि एक्सेलरेशन हो जाएगा जीरो, और उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, और उसी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्मली फिर बॉडी मूव करती जाएगी। तो शुरुआत में एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, बाद में a की वैल्यू कम होते 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 जीरो हो जाती है। शुरुआत में v जीरो होगा बट बढ़ते बढ़ते फाइनली वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। शुरुआत में v की वैल्यू जीरो थी क्योंकि हमने ड्रॉप किया था, और फाइनली v की वैल्यू बढ़ते 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 फाइनली क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अब उसकी वैल्यू में कोई इंक्रीमेंट फर्दर नहीं आएगा, अब उसकी वैल्यू में फर्दर कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, और एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। यहां पर अगर आप देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सीलरेशन होता है। तो शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है, तो शुरुआत में एक्सीलरेशन मैक्सिमम था जो g के बराबर था। बाद में जैसे जैसे f की वैल्यू में डेवलपमेंट होना चालू हुआ, नेट फोर्स कम होने लगा, इसकी वजह से a की वैल्यू में भी कमी आते 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 फाइनली इस पॉइंट के बाद a की वैल्यू हो गई जीरो क्योंकि स्लोप की वैल्यू हो गई जीरो। ऑब्वियसली विजिबल ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ता हूं सेक्शन ए के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स अ शेल ऑफ मास m2 हॉरिजॉन्टली instantaneously after the firing. The ratio of kinetic energy of the artillery and that of the shell is। देखिए यहां पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज कर सकते हो। अगर किसी सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, अगर किसी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स शामिल ना हो, तब उस केस में उस सिस्टम के लीनियर मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं आता, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। और क्योंकि यहां पर m1 मास के आर्टिलरी शेल पीस ने एक m2 मास के शेल को फायर किया है, इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली यहां पर क्या कंजर्व्ड है, मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो शुरुआत में मोमेंटम जीरो था। अब नाउ जब हमारे आर्टिलरी पीस ने m2 मास के शेल को फायर किया तो किसी न किसी वेलोसिटी मान लो v2 से किया, तो जो हमारा m1 मास का आर्टिलरी था वो मान लो v1 वेलोसिटी से रिकॉइल किया, है ना। तो यहां पर डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि m1 v1 की जो वैल्यू होगी वो m2 v2 के बराबर होगी। मतलब दोनों की जो मोमेंटम है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। शुरुआत में मोमेंटम की वैल्यू जीरो थी तो बाद में भी मोमेंटम जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट का जितना बैकवर्ड मोमेंटम होगा सेकंड पार्ट का उतना ही फॉरवर्ड मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम की वैल्यू तो सेम है, बट रेशियो पूछा किसका गया है हमें, काइनेटिक एनर्जी का। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है p²/2m। हाफ एम वी स्क्वायर भी होता है, बट p²/2m से प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा आसान होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमें मोमेंटम कांस्टेंट उसकी जानकारी है। तो मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, और इसीलिए k1/k2 की जो वैल्यू होगी इट मस्ट बी इक्वल टू m2/m1। इट मस्ट बी इक्वल टू m2/m1, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है।